ये एक बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने लिखने के साथ साथ डायरेक्ट भी किया है। इसमें सिलियन मर्फी ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल निभाया है। इन्हें एटॉमिक बॉम्ब का फादर माना जाता है क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया था। इस फिल्म में 3 टाइमलाइंस हैं। एक में ओपनहाइमर के पास्ट की जर्नी दिखाई गई है, दूसरे में चेयरमैन लुईस स्ट्रॉस की स्टोरी चल रही है जिसमें वो ओपनहाइमर के क्यू क्लेरेंस को कैंसिल कराने में लगे हुए हैं, और तीसरे में प्रेजेंट का सीन जब उनसे सिक्योरिटी क्लेरेंस वापस लेने की मीटिंग हो रही है और वो अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं। फिल्म में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, चेयरमैन लुईस स्ट्रॉस और ओपनहाइमर के टाइमलाइन के जरिए सारी परतें खुलती रहती हैं। एक्चुअली सबको लग रहा है ओपनहाइमर एक देशद्रोही हैं। उन पर इल्ज़ाम है उन्होंने यूएस में बन रहे न्यूक्लियर वेपन की इंफॉर्मेशन दूसरे देशों तक पहुंचाई है। चलिए शुरू करते हैं। 1926 में 22 साल के पीएचडी स्टूडेंट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर कैम्ब्रिज के कैवेंडिश लैब में एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट पैट्रिक ब्लैकेट के सुपरविजन में पढ़ रहे हैं। इस वक्त ओपनहाइमर बहुत परेशान हैं। उन्हें हिडन यूनिवर्स के विजन आ रहे हैं, साथ ही उन्हें अपने घर की भी याद सता रही है। इनका अपनी क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है वो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओपनहाइमर अपने फिजिसिस्ट ब्लैकेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो उनके एप्पल में जहर मिला देते हैं। सुबह होते होते उन्हें एहसास होता है ये गलत है। वो फौरन लैब आते हैं और उस सेब को फेंक देते हैं। उसी वक्त साइंटिस्ट नील बोर फिजिसिस्ट पैट्रिक ब्लैकेट से मिलने आए हुए हैं। वो ओपनहाइमर को सजेशन देते हैं कि अगर उसका लैब में मन नहीं लगता तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर ले और पैट्रिक ब्लैकेट से फिजिक्स पढ़ने की बजाय एलजेब्रा जाकर पढ़े और रिसर्च करे। ओपनहाइमर अपना पीएचडी पूरा करते हैं। उनकी बातचीत एक अमेरिकन फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट एसिडोर इसाक राबी से होती है। बाद में वो स्विट्जरलैंड में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग से मिलते हैं। ओपनहाइमर उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, इसलिए हाइजेनबर्ग बोलते हैं ये साथ में मिलकर बुक पब्लिश कर सकते हैं। बट ओपनहाइमर यूएस में क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो उनके प्रपोजल को मना कर देते हैं। बाद में ओपनहाइमर बर्कली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात डॉक्टर विलियम एल बोर्डन से होती है। ये रेडिएशन लैब में काम करते हैं। ये एक मशीन बना रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एसिलरेट करेगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को तेज करने या उन्हें तेजी से चलाने में हेल्प करेगी। ओपनहाइमर के क्वांटम मैकेनिक्स की पहली क्लास स्टार्ट होती है। फिलहाल इसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, डॉक्टर लोमेनिट्स। धीरे धीरे इस क्लास में स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं। उनकी शादी कैटरीन यानी किटी से होती है, जो एक बायोलॉजिस्ट और एक एक्स कम्युनिस्ट हैं। लेकिन ओपनहाइमर का जीन टेटलॉक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए की मेंबर हैं, पर बाद में वो सुसाइड कर लेती हैं। दिसंबर 1938 में ओपनहाइमर को पता चलता है जर्मनी के ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने न्यूक्लियर फिजन की खोज की है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं। वो फौरन अपनी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। वो डॉक्टर विलियम एल्बोर्डन को बताते हैं ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन कुछ और ही कह रही है। तब डॉक्टर विलियम एल्बोर्डन बोलते हैं ये पॉसिबल है। लुइस वॉल्टर अल्वारेज ने कर दिखाया। असल में ओपनहाइमर से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो सिर्फ थियरी पर काम करते हैं। ओपनहाइमर समझ जाते हैं इसका यूज़ वेपन बनाने में किया जा सकता है। उन्हें पता चलता है हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया है। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस आर्मी जनरल लेस्ली ग्रूव्स ओपनहाइमर को बुलाते हैं ताकि वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करें। इस प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। ओपनहाइमर जो एक यहूदी हैं, वो हाइजेनबर्ग के गाइडेंस में चल रहे पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से काफ़ी इम्प्रेस हैं। ओपनहाइमर साइंटिस्ट की एक टीम बनाते हैं जिसमें एसिडर इसाक राबी और एडवर्ड टेलर शामिल हैं। ये न्यू मैक्सिको के लॉस एल्मस से हैं। इनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट एनरिको फर्मी, लियो सेलार्ड और डेविड एल हिल भी हैं। ये सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टेलर कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है एक एटॉमिक एक्सप्लोजन से एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा
और अगर वो एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से मशवरा लेते हैं। इनका मानना है ये मैथ्स में थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए ओपनहाइमर को किसी और से मशवरा लेना चाहिए। आइंस्टाइन को पता चलता है इस रिसर्च को हैंस बेथ संभाल रहे हैं। अगर उन तक ये बात पहुंची तो इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा है, क्योंकि वो एक जर्मन भी हैं। आइंस्टाइन का मानना है इन्हें अपनी रिसर्च यहीं रोक देनी चाहिए ताकि दुनिया को तबाह होने से बचाया जा सके। हम देखते हैं ओपनहाइमर अपनी फैमिली के साथ लॉस एलमस शिफ्ट हो गए हैं। टेलर के हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट को लगता है कि इसकी डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है और इसके लिए जितनी टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज चाहिए यहाँ इनके पास मौजूद नहीं है। टेलर इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की कोशिश करते हैं, बट ओपनहाइमर उन्हें रोक लेते हैं, ये बोलकर कि वो जो करना चाहते हैं करें। टेलर कहता है ओपनहाइमर ने फिजिक्स बहुत पहले ही छोड़ दी है, अब वो एक पॉलिटिशियन बनकर रह गया है। एक वक्त ऐसा आता है जब ओपनहाइमर को रियलाइज होता है कि अगर ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे तो उनका देखा देखी रशियन भी ऐसा करेंगे। स्ट्यूज बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि लॉस एलमस में मौजूद जासूस ने उन्हें प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी है। ओपनहाइमर बोलते हैं वहाँ कोई स्पाई नहीं है। 1945 में एडोल्फ हिटलर की मौत के बाद कुछ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एटम बॉम्ब की इंपॉर्टेंस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि ओपनहाइमर मानते हैं कि ये पैसिफिक वॉर को ख़त्म करेगा और अलाइड की जिंदगियां बचाएगा, यानी मिलिट्री की लाइफ बचाएगा। ट्रिनिटी यानी न्यूक्लियर वेपन का पहला टेस्ट सक्सेसफुल होता है और प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने का आदेश देते हैं, जिस वजह से जापान सरेंडर कर देता है। पब्लिकली तारीफ पाने के बाद ओपनहाइमर को मौत और तबाही की चिंता सताए जा रही है। वो आगे होने वाले वेपन्स की डेवलपमेंट को रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमन इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी AEC, इनके एडवाइज़र के तौर पर ओपनहाइमर के पॉइंट ऑफ व्यू ने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है, जबकि टायलर के हाइड्रोजन बॉम्ब को कोल्ड वॉर बढ़ाने के दौरान दोबारा अटेंशन मिल रही है। EEC के चेयरमैन लुइस स्ट्रॉस ओपनहाइमर से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ओपनहाइमर ने रेडियो आइसोटॉप्स के एक्सपोर्ट के मामले को खारिज करके खुलेआम उन्हें नीचा दिखाया है और उन्होंने सोवियत यूनियन के सामने अपना बॉम्ब सक्सेसफुली एक्सप्लोड करने के बाद लुइस स्ट्रॉस के साथ बिजनेस डील करने का सजेशन दिया। उनका ये भी मानना है 1947 में जब आइंस्टाइन की ओपनहाइमर से बातचीत हो रही थी, उन्होंने तब भी लुइस स्ट्रॉस को बदनाम किया। 1944 में लुइस स्ट्रॉस ओपनहाइमर के पॉलिटिकल इमेज को ख़त्म करने के लिए सीक्रेट तरीके से उनके क्यू क्लेरेंस के मामले में एक पर्सनल सुनवाई का आयोजन करते हैं। क्यू क्लेरेंस एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेवल है जो यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर आता है। ये क्लियरेंस उन लोगों को दिया जाता है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स या उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। ये एक हायर लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस है। क्यू क्लियरेंस वाले लोगों को कई तरह के प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की अनुमति होती है। हालांकि इस सुनवाई से ये साफ हो जाता है कि सुनवाई का नतीजा पहले से तय है। यहाँ ओपनहाइमर की पर्सनल लाइफ को उछाला जाता है और ग्रूव्स और दूसरे असिस्टेंट के बयानों को उनके खिलाफ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। टेलर बयान देते हैं कि वो ओपनहाइमर पर ज़्यादा यकीन नहीं करते और उनका क्यू क्लियरेंस वापस ले लेना चाहिए। बोर्ड ओपनहाइमर के परमिशन को वापस ले लेती है, जिससे उनकी इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी पर भी लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। 1959 में जब लुइस स्ट्रॉस की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए सीनेट कन्फर्मेशन की सुनवाई होती है, डेविड एल हिल बताते हैं कि स्ट्रॉस ने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए ओपनहाइमर को बर्बाद कर दिया। इतना सुनकर सेनेट लुइस स्ट्रॉस के नॉमिनेशन के खिलाफ वोट करते हैं। 1963 में प्रेसिडेंट लैंडन बी ओपनहाइमर को एनरिको फर्मी अवार्ड देते हैं। एनरिको फर्मी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो यूएस गवर्नमेंट उन साइंटिस्ट को देती है जो रिसर्च में कुछ एक्सेप्शनल काम करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम एनर्जी या इससे रिलेटेड फील्ड में।
इस प्राइज़ का मेन एम है उन साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करना जो अपने फील्ड में कुछ खास और इम्पोर्टेंट काम करते हैं। इस अवार्ड के ज़रिए ये अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब ओपनहाइमर और आइंस्टाइन 1947 में बात कर रहे होते हैं। उन्होंने कभी स्ट्रॉस के बारे में बात ही नहीं की, बल्कि ओपनहाइमर अपनी सीरियस सोच बता रहे थे कि उन्होंने वाकई एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की है जो दुनिया को नष्ट कर देगी। इसी के साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। बाय, अपना ख्याल रखिए।